डिस्कस कर लिया कि है ना डिफरेंशिएबल, यहाँ पे हमने बोला था कि भाई क्लोज इंटरवल में अगर वो कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो हमने इन दोनों का मतलब समझ लिया, हमने मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझ लिया। अब देखो एक छोटा सा ये वाला पॉइंट एक और समझ लो आप लोग। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है a टू b, ठीक है, सॉरी ये फ्रॉम नहीं लिखना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएबल इन एक गिवन इंटरवल है, ओपन इंटरवल के अंदर a कॉमा b, यानी कि a और b को छोड़ के बीच में हर पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तब उस केस में क्या होगा, देन डेफिनेटली इट, मतलब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा इन क्लोज इंटरवल a टू b, ठीक है। अगर ये कोई केस आ रहा था आपके सामने कि भाई अगर वो a से लेकर b, जो अभी हमने देखा कि भाई a से लेकर a और b के बीच में अगर वो डिफरेंशिएबल है तो क्लोज इंटरवल a b पर वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। हमने देखो ये एक बेसिक आइडिया क्या देखा था, हमने एक ऐसा ग्राफ बनाया था यूं करके, और ये थे हमारे क्लोज्ड इंटरवल्स, ठीक है। ये जो बोल रहा है ना a कॉमा b, इसका मतलब यहाँ पे रहा होगा कहीं पर a, सो दैट यहाँ पे क्या आया होगा एफ ए, और यहाँ पे समवेयर रहा होगा b, जिसे कि क्या आया होगा एफ बी आया होगा, ठीक है ना। क्रॉस ओवर कर लेते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया क्लोज इंटरवल a से लेकर b तक। हमने बोला कि भाई इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बीच वाले हर पॉइंट पे टेंजेंट डल रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तभी तो टेंजेंट डल रही है ना। तो इसका मतलब है ना, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बीच के हर पॉइंट पर टेंजेंट डल सकती है, तो इसका मतलब यही होता है कि उस a से लेकर उस b तक वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप जैसे कॉमर्स में और कई जगह आप पढ़ते हैं ना कि भाई कोई कंडीशन कहते हैं कि जैसे कंडीशन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉसिबल है लेकिन उसका वाइस वर्सा जरूरी नहीं है पॉसिबल हो, कंडीशंस लागू हो सकती हैं। कहने का मतलब देखो ये है, कह रहे हैं कि भाई अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो डेफिनेटली होगा ही होगा, है ना, डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। क्यों? कंटिन्यूअस तो a से लेकर b तक है, पर क्या a और b पर टेंजेंट आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन हाँ अगर डिफरेंशिएबल है कुछ पॉइंट्स तक तो कंटिन्यूअस तो वो डेफिनेटली होगा, ठीक है। ये एक लॉजिक है जो कि आप ये रोल्स थ्योरम और इसके वाले क्वेश्चंस में आप आगे चल के दे सकते हो, ठीक है, समझो। ओके, हमने दो कंडीशन देख ली कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। अब तीसरी कंडीशन उन्होंने दी एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी कब कब हो सकता है, पहले तो ये समझ लो। देखो एक तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ठीक है, कि भाई देखो जैसे कोई पॉइंट ए रहा होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट बी रहा होगा, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया होगा, ठीक है। हाँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया होगा, ठीक है। देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये बिल्कुल सीधाई में आ रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल उसमें आ रहे हैं, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या, देखो अगर आपसे पूछा जाए भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, आप क्या बताओगे, a कॉमा एफ ए, इसके बताओ आप क्या बताओगे, b कॉमा अगेन आप क्या बताओगे, एफ ए बताओगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ए और एफ बी दोनों क्या है, बराबर है, एक ही, यानी कि जो y की जो वैल्यू है वो दोनों इसमें क्या है, इस वाले पॉइंट्स पे y की वैल्यू सेम है, जो भी यहाँ पे है ना, जो भी कोई यहाँ पे वैल्यू रही होगी, है ना, तो वो दोनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये भी कंडीशन एक इसमें लाई कर रही है कि व्हेन एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल कैसा हो सकता है, भाई ये ऐसा है ना, तो उसको पैराबोला के शेप में बना दो, ठीक है। अच्छा देखो अब इस बार ये वाला एक पॉइंट ए हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से बने कि ये दोनों स्ट्रेट ऐसी कुछ लाइन में आ रहे हैं, है ना। तो जो भी कोई वैल्यू यहाँ पे है ना, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे, इसके कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा एफ ए, यहाँ पे भी क्या आएगा एफ ए, तो यानी कि दोनों बेसिकली क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा इसका एग्जांपल एक और भी क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल एक और इस तरीके से हो सकता है कि ना ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना शुरू हो गया हो, जैसे है ना, देखो जैसे ये यूं गया हो, फिर ये यूं, फिर ये यूं, और फिर ये इस तरह से करके कंटिन्यू चला गया, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से गया होगा, ठीक है, कि देखो यहां पे, ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना बेसिकली ये इसकी बिल्कुल स्ट्रेट उसमें आ रहा है, स्ट्रेट,
ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे कई सारे पॉइंट है। देखो एफ ए ये भी इक्वल है, यहाँ से ये वाला भी इक्वल है और यहाँ से ये वाला भी इक्वल है। वैसे तो फिलहाल ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की बात की गई है, बीच वाले पॉइंट की बात नहीं की गई। ठीक है, तो ए से लेकर बी तक है ना, यहाँ पे क्या है, इन दोनों की वैल्यू बेसिकली ये ए और ये जो बी बेसिकली रहा होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं जब एफ ए एफ बी के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। ठीक है, ओके। अब देखो अगर ये तीनों कंडीशन, भाई देखो क्या ये तीनों कंटिन्यूअस है, ऑब्वियसली यस। आपकी आंखों के सामने मैंने जब बनाया तो मैंने पेन नहीं उठाया एक बार भी। ठीक है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल्स में, क्लोज में तो कंटिन्यूअस है, लेकिन क्या ओपन इंटरवल्स में डिफरेंशिएबल है? यस। आप इन दो एंड्स पॉइंट को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट डाल सकते हो, किसी भी तरीके से डाल सकते हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो रोल्स थ्योरम, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, रोल्स थ्योरम कर रहे हैं। रोल्स थ्योरम ये कहता है देन देयर विल बी सम सी, है ना। अब अलग बुक्स में अलग तरीके से दे रखा है, देयर विल एग्जिस्ट सम सी, है ना, सम रियल नंबर सी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सम सी, यानी कि इस बीच कर्व में एक ऐसा पॉइंट, सी क्या है, एक पॉइंट है, डेफिनेटली ऐसा होगा, डेफिनेटली ऐसा होगा, है ना। और हाँ ध्यान रखना, ए और बी के बीच में होगा, ए और बी नहीं हो सकता वो, समझ गए, ए और बी के बीच में, तभी यहाँ पे क्या ओपन इंटरवल्स लगे हुए हैं। सच दैट, इसका मतलब वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, यानी कि उस dy बाय, है ना, बेसिकली जो dx होगा इस पॉइंट सी पर क्या होगा, 0। ठीक है, एफ डैश सी 0 होगा इस पॉइंट पे 0। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। देखो हमने जो स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल समझते हुए देखा था, क्या, देखो ये कंपनी 1 थी और ये कोई कंपनी 2 थी। आपने बोला जी ये कंपनी ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही है ना। ग्रो करने का मतलब क्या था कि हमने यहां पे लिख दिया था कि भाई ये बेसिकली प्रॉफिट्स है और ये बेसिकली क्या है, टाइम है। ये इतने टाइम में यहां से लेकर यहां तक ग्रो करी और ये इतने टाइम में यहां से लेकर यहां तक का ग्रो कर गई। ये तो था ना मतलब। व्हाट इफ कोई एक ऐसा मैं आपको ग्राफ दे दूं जिसकी लाइन सीधी जा रही है, सीधी, है ना। अब अगेन भाई ये प्रॉफिट है, ये क्या है बेसिकली, है ना, ये तुम्हारा टाइम। तो आपको पता होगा कि भाई इन दो केसेस में हम क्या चेक कर रहे हैं कि हाउ एट व्हाट रेट द प्रॉफिट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ प्रॉफिट कैसे चेंज हो रहा है। और एग्जांपल्स भी थे, टाइम के साथ साथ मोशन या फिर आप स्पीड कह सकते हो वो कैसे चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब यहां पे टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट वहीं का वहीं है। या फिर टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, एज सेम कंसिस्टेंट स्पीड पे चल रही है वो। ठीक है, अच्छा। और दूसरा एग्जांपल डिस्टेंस की बात करो, भाई इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ने कवर कर ली, एक टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस उतनी की उतनी है। समझ गए ना मेरी बात। तो इन सब का मतलब देखो, यहां पे मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं जहां पे ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है। हमने कर्व वाले केसों में क्या पढ़ा था, यहां तो देखो टेंजेंट इस तरीके से बनती है, ठीक है, लेकिन यहां टेंजेंट बनेगी भाई, यहां तो ये टेंजेंट है ना, यहां तो सब स्ट्रेट लाइन यही है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ये बिल्कुल सीधी जा रही है जो कि किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखो यहां तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल तो जा रही थी, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है आपको खुद ही पता है, स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो व्हेन देयर इज नो चेंज, चेंज कहां हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो चेंज नहीं है तो आंसर भी क्या होगा, 0 होगा, सीधी सी बात। अब आप एग्जांपल कहीं पर भी लगा लो भाई, जब जिस चीज का चेंज, जो चीज चेंज ही नहीं हो रही है और आप स्लोप क्यों निकाल रहे हो, चेंजेस को मेजर करने के लिए। व्हेन देयर इज नो चेंज, व्हेन देयर इज नो, है ना, व्हेन देयर इज नो चेंज, तो उसका आंसर, स्लोप का आंसर क्या होगा, 0। कि स्लोप कह देगा भाई साहब चेंज तो कुछ हो नहीं रहा, क्या आंसर मैं 0 तो दूंगा। चेंज अगर भाई चाहे तो नीचे जाए या ऊपर जाए कुछ तो चेंज हो, लेकिन जब वो चेंज ही नहीं हो रहा तो मैं आंसर तो 0 दूंगा ना, सीधी सी बात है ना। तो अब आप सोचो यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है, यहां से कंक्लूजन ये मिलता है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल, ठीक है, टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, इसका मतलब इट मींस उसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। या फिर आप कह सकते हो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा यानी कि dy/dx होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा।
तो अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने टेंजेंट वाली लाइन नहीं बोली, किसमें, रॉल्स थ्योरम। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि सच दैट f डैश x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको खुद समझ जाना है कि उसका मतलब जो टेंजेंट बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, देखो इस पूरे ग्राफ में अगर आप देखो तो बिल्कुल सेंटर का जो पॉइंट है ना, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट, जहां पहले ग्राफ ऊपर गया उस पॉइंट तक पहुंचते ही ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, है ना, ऊपर गया नीचे आना शुरू हो गया। तो जो वो सेंटर पॉइंट था उस पॉइंट से अगर आप एक टेंजेंट, देखो फंक्शन यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, यस, क्योंकि यहाँ पे आप टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो, है ना। मैंने पता था ना, यहाँ से आप ऐसे करके वो सेकंड लाइन को ड्रॉ करो तो एक सीधा अप्रोक्सीमेशन लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी और ये टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। यानी कि इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट रहा होगा सी, इस पॉइंट पर एफ डैश सी क्या रहा होगा, जीरो, डिफरेंशिएशन जीरो रहा होगा। ठीक इस तरीके से यहाँ पे इसमें जो ये वाला बेंड आया था, यहाँ से जो ये मुड़ना शुरू हो गया था, तो यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी अगेन वो भी किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सी पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यहाँ की बात करें तो देखो इस पॉइंट से, अच्छा देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे सम बोला गया, सम का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, एक नहीं अधिक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है। देखो ना भाई, यहाँ तो हमने एक वो बनाया, यहाँ पे एक बनाया तो हमने तीनों बना दिए, है ना, ऊपर भी नीचे भी दाएं सब जगह बना दिया। तो देखो हर केस में देखो यहाँ से ये वाला पॉइंट होगा, ये टेंजेंट सीधी बन गई, ये वाला पॉइंट होगा, ये टेंजेंट सीधी बन गई। ठीक है, तो ये इतनी जो ये टेंजेंट्स वगैरह बन रही है सारे की सारी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है, यानी कि इन सभी, इस पॉइंट पर C1, इस पॉइंट पर C2, इस पॉइंट पर C3, C1 C2 C3 सभी पर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेसिकली, है ना, वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। dy by dx किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। अब ये प्रॉपर्टी आपको पता लग चुकी है। इन केस अगर आपको सी पॉइंट निकालना पड़ा तो आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके जो भी कोई आएगा उसको इक्वल टू जीरो रख दो, वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि भाई सी क्या रहा होगा, है ना। यहाँ तो चलो देखकर पता चल रहा है कि सी ये रहा होगा, लेकिन तब उस केस में क्या होगा, है ना, हमें उस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रखना होगा ताकि हम ये बता सके कि हाँ इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी। इसका यूज मैक्सिमम मिनिमम आगे वाले चैप्टर में बहुत है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद इन फिगर्स को एक बार खुद से बना के देखिए, है ना, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देखो इस थ्योरम में क्या कहा गया है, शुरू की दो कंडीशन तो सेम है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस भी है, बोल रहा है दूसरा एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, और तीसरी कंडीशन, ठीक है, अगर, है ना भाई, ये दो कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो तीसरा कंडीशन ही, मतलब तीसरा उसने क्या बोला है कि अगर ये दो कंडीशन मैच हो जाती हैं तो उसने बोला कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा सी, एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा सी जिस पर एफ डैश सी का जो वैल्यू होगा वो इस वाली वैल्यू के इक्वल होगा, है ना, यानी कि जो dy by dx होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये बात थोड़ी सी आपको अजीब लगी होगी, भाई शुरू के दो पॉइंट्स तो सेम है ना, कि भाई अगर कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो फिर मीन वैल्यू में और लैग्रेंजेस में क्या फर्क है। देखो फर्क है उस तीसरी कंडीशन का जो इसमें नहीं कही गई है। तीसरी कंडीशन याद करो, उसमें उसने ये कहा था कि इन दो के साथ साथ एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए, तब ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जिस पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पे उसने ये नहीं कहा कि एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, यहां पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे एफ बी एफ ए के इक्वल आएगा ही नहीं। पहले में तो आ रहा था, क्यों, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी, भाई देखो ग्राफ यूं शुरू हुआ, ऐसा ग्राफ जा रहा था, या फिर, है ना, तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से कुछ जा रहा था, तो यहां पे देखो ये दो पॉइंट इक्वल हो रहे थे, ठीक है, ये दो पॉइंट जो है इक्वल हो रहे थे, इस वजह से एफ ए एफ बी बराबर थे और इसलिए क्या लग रहा था, रोल्स थ्योरम लग रहा था। पर यहां पे आपको पहचान बस ये रखनी है कि एफ बी एफ ए के इक्वल नहीं है, तभी हम क्या पढ़ेंगे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि क्या कहेगा कि भाई उस पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा, इस वैल्यू के। अब समझते हैं ग्राफ के थ्रू क्या मतलब है। देखो इसके ग्राफ कैसे बनेंगे, इसके ग्राफ ऐसे बनेंगे कुछ, ठीक है, पहले वाले केस में देखो ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे खत्म हो गया था। इस बार ऐसा हो सकता है कि भाई इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे खत्म, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा इस तरीके से एक और ग्राफ भी हो सकता है कि भाई उसने, है ना, जैसे इस तरह से कर दिया, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्या नाम, इस तरीके से स्टार्ट हुआ हो, है ना, और फिर ये ऊपर कहीं जाकर यहाँ पे कहीं खत्म हुआ, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप थोड़ी मार्किंग करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, दिस इज बेसिकली पॉइंट ए, दिस इज बेसिकली व्हाट पॉइंट बी। सो इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, b कॉमा एफ बी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा एफ ए, है ना, a कॉमा एफ ए, ये था एफ ए, ये था एफ बी, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो 2 पॉइंट है ना, इस पे ये सेकंड लाइन डालते हैं, सेकंड लाइन डालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इस बेसिकली सेकंड लाइन, अब देखो ये लाइन मार्क कर देते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, निकालो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी, है ना, वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया गया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से देखो हम यहां पे मार्क कर देते हैं, एक्स वाई, ये कोई पॉइंट रहा होगा ए, ये कोई पॉइंट रहा होगा बी, है ना, और है ना, इस तरह से हम मैच कर देंगे, है ना, एफ ए एफ बी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा एफ ए, बी कॉमा एफ बी, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तब भी ये सेम वैल्यू आ रही है। इस वाले केस में भी देखो, है ना, देखो ये एक पॉइंट ऐसा है, ये एक पॉइंट ऐसा है, दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बेसिकली बी, है ना, ए बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी वही क्या, है ना, ए कॉमा एफ ए और बी कॉमा एफ बी। तो इसमें भी है, जब आप देखो, जब आप इस सेकंड लाइन का स्लोप निकालोगे, है ना, ये जो सेकंड लाइन है यहां से लेकर यहां तक की, तो स्लोप ऑफ दिस ए बी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। सिमिलरली जब यहाँ का इस सेकंड लाइन का निकलेगा तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस बी माइनस ए। तीनों केसेस में स्लोप यही आ रहा है, ध्यान से सुनो, ये स्लोप किसके आ रहे हैं, ये स्लोप आ रहे हैं इस सेकंड लाइन के, ये तो सेकंड लाइन हम बना रहे हैं ना तीनों केस में, इन तीनों के स्लोप किसके इक्वल आ रहे हैं, इस वाली वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं। अब स्लोप की प्रॉपर्टीज है, पढ़ी होंगी आपने, भाई कोई ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है कि भाई दो स्लोप्स हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल का सीन नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है कि दो स्लोप्स हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन हो, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के, तो उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होता है, ठीक है भाई। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, सेकंड लाइन है, ठीक है, और ये भी एक ऐसे करके स्ट्रेट लाइन है। तो देखो अगर मैं इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, कोई एक ऐसी टेंजेंट बना दूं जो कि एग्जैक्टली इसके पैरेलल हो जाए, तो इसका स्लोप इक्वल। इसी तरीके से ये वाला केस है, मैं अगर इस तरह से करके एक यहां से टेंजेंट डाल दूं, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये और ये पैरेलल अगर हो जाए तो इसका स्लोप भी इक्वल हो। और इस वाले केस में तो हम 2-3 टेंजेंट डाल सकते हैं, देखो एक टेंजेंट हम यहाँ भी डाल सकते हैं, है ना, जो कि इसके पैरेलल चली जाएगी, फिर एक यहां से भी डाल सकती है जो कि इस तरह से इसके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, देखो ऐसे केस में जो टेंजेंट्स हम दूसरी डाल रहे हैं, टेंजेंट डालने का मतलब कहां से टेंजेंट पास हो रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, है ना, इन पर्टिकुलर पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है, तो क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ए और बी के बीच में नहीं है, ए और बी के बीच में ही नहीं है, ये बेसिकली एक्चुअल में सी पॉइंट है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, सी पॉइंट है, और ये ए और बी के बीच में आ रहा है, बीच में, और अगर टेंजेंट ड्रॉ पर इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी है, समझ में आ रही है। तो देखो कहने का मतलब यही है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे एफ बी एफ ए के इक्वल नहीं होता, ध्यान रहे, एफ जो ये ए है ये इक्वल नहीं है किसके, एफ बी के, तब उस केस में डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर डिफरेंशिएशन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के होगा। अब ये भी हमने बताया, इस सेकेंड लाइन का स्लोप है ये, तो इसका स्लोप भी तो यही हुआ, इस सेकेंड लाइन का स्लोप है ये, सेम यही है, तो इसका भी तो सेम वही चीज होगी, सिमिलरली इन वाले केसेस में भी होगा, ठीक है। तो जो इस सेकंड का स्लोप है वही इस टेंजेंट का स्लोप होगा, और ये टेंजेंट उस पर्टिकुलर सी पॉइंट से पास हो रही होगी, सो दैट ये दोनों आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्लियर हो गया।
तो यही वो कहने का मतलब है कि कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे, है ना, ये जो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, ये। और समझ गए ना क्यों इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे ड्रॉ की गई टेंजेंट इस सेकंड लाइन के पैरेलल पास हो रही है, पैरेलल पास हो रही है, इसलिए। ठीक है, अब देखो ये जो हमने दो चीजें करी है केवल थ्योरम्स है, ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने देने की कोशिश की है, बाकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें विद लॉजिक